हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार आज की ऑनलाइन क्लासेस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं अभी क्लास 7th में विज्ञान के लेसन नंबर 4 यानी कि पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, बोल लें तो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मैटर, ठीक है नहीं। इसका ये पार्ट 1 है। इससे पहले लेसन नंबर 3 में गति एवं समय में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है नहीं, और आशा भी की थी कि यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे भाई पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति की, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले भाई देखेंगे हम पदार्थ। सबसे पहले क्या है भाई? पदार्थ, ठीक है नहीं। संरचना को बाद में देखेंगे, पहले क्या है हमारा पदार्थ यानी मैटर, बोल रहे तो द्रव्य कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं बनी हुई हैं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर ही बनी, बोल दें तो पदार्थ की परिभाषा कि वे वस्तुएं जिनमें भार होता है और वे स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाते हैं। वे वस्तुएं जिनमें भार होता है और स्थान घेरती हैं क्या कहलाती हैं? वो भाई पदार्थ कहलाती हैं। जैसे चौक है, क्या है? चौक है। अगर इसे मैं कहीं जैसे रख भी दूं, इसमें कुछ स्थान भी घेरा है और शायद इसमें कुछ भार भी है। जैसे अगला एग्जाम्पल की बात कर दूं, डस्टर है। अगर इसे हमने कहीं रखा तो इसने कुछ स्थान भी घेरा और क्या इसमें कुछ भार भी है। तो ये क्या है? हमारा पदार्थ है। तो हम इससे कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें भार भी होता है और जो स्थान घेरती हैं क्या कहलाती हैं भाई? पदार्थ कहलाती हैं। तो पदार्थ से तो भाई मुझे लगता है कि आराम से आसानी से समझ में आ गई होगी परिभाषा। बात करेंगे इसके पदार्थ के भाई वर्गीकरण पर। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण से क्या मतलब है भाई? जैसे तुमने पदार्थ देखा, अब उसका कोई रंग होगा, कोई रूप होगा, कोई आकार होगा, है। और रंग रूप आकार को यानी पदार्थ को विभिन्न अवस्थाओं में यानी विभिन्न भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। विभिन्न भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। जैसे बात कर दूं मैं भाई पदार्थ के वर्गीकरण, तो पदार्थ का जो वर्गीकरण है भाई वो 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सी? एक तो बाह्य संरचना के आधार पर, बाह्य संरचना के आधार पर, और दूसरा जो है वो है भाई आंतरिक संरचना के आधार पर। अब भाई बाह्य संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण और आंतरिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो बाह्य संरचना जैसे सभी ने आम भी देखा होगा, सेब भी देखा होगा, है, पानी भी देखा होगा। तो इसकी जो बाहर की संरचना है इसे कैसे देखा तुमने? ये कैसा था? यानी ठोस था, इसका आकार कैसा था, इसका आयतन कैसा था, इसके आधार पर हमें इसका वर्गीकरण करना है। तो भाई अब बाह्य संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया। बाह्य संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो बाह्य संरचना के आधार पर देखेंगे भाई तो नंबर 1 में जो है भाई वो है हमारा ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3
गैस। शायद तीनों अवस्थाएं आपने पिछली कक्षा में जरूर पढ़ी हो, यानी कि पहली सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बात कर दें भाई बाह्य संरचना के आधार पर ठोस की परिभाषा क्या होगी। बाह्य संरचना के आधार पर पूछी जा रही है यहाँ पर, तो बाह्य संरचना के आधार पर हमें ठोस की परिभाषा देनी है। तो जैसे ठोस को हमें परिभाषित करना है तो इन दोनों को हम पहले क्या कर दें, रब कर सकते हैं। तो भाई ठोस की हमें परिभाषा देनी है, तो लिखेंगे भाई यहाँ पर कि ठोस वे पदार्थ होते हैं ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई, तो लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी ले लो, मेज है, कुर्सी है और धातु का टुकड़ा ले लो। टुकड़ा आदि सब क्या है, ये ठोस है। अब बात आई है कैसे ठोस है, तो भाई ठोस की हमने अभी परिभाषा बताई थी बाह्य संरचना के आधार पर, क्या कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। जैसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं लकड़ी, मेज, कुर्सी, धातु का टुकड़ा आदि। जैसे सपोज करो कि मैंने ये लकड़ी यानी डस्टर है, ठीक है नहीं, अब इसे मैंने उठा करके जैसे यहाँ रख दिया, तो अगर सपोज करो कि ये मान लो कि 50 ग्राम का है, तो यहाँ रखने के बाद 50 ग्राम का ही तो रहेगा। मैं उठा लूँ तो क्या 200 ग्राम का हो जाएगा? नहीं। तो इसका आयतन जो है भी वो फिक्स है। बात करते हैं आकार की, तो जब ये इतना बड़ा है तो यहाँ रखने के बाद भी इतना ही बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा हो जाए, नहीं। तो इसका आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, तो ये क्या कहलाएगा? ठोस पदार्थ कहलाएगा, ठीक है नहीं। तो ठोस पदार्थ को आसानी से समझ गए होंगे। अब ये ठोस पदार्थ जो है, ठोस पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। ठोस पदार्थ को भाई कितने भागों में बांटा गया है? ठोस पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। अब भाई वो कौन कौन से दो भाग हैं वो भी समझ लो। और ठोस तो तुम्हें इतना तो पता ही है कि जिसमें जो वजन है वो भी फिक्स ही रहेगा, यानी आयतन और आकार दोनों निश्चित होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? ठोस पदार्थ कहलाएंगे। अब इन्हें कौन कौन से दो भागों में बांटा गया वो भी देख लो भाई। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं तो ठोस का जो पहला भाग है वो भी दृढ़ ठोस। कौन सा है? दृढ़ ठोस। तो भी इसका जो पहला भाग है वो है इसका भाई दृढ़ ठोस। कौन सा है? दृढ़ ठोस। और दूसरा अभी मैंने बताया था तुम्हें, कौन सा? प्रत्यास्थ है। तो भाई दृढ़ ठोस पर अगर बात कर दूं तो दृढ़ ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य बल लगाने पर ना तो इनके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं? हमारे दृढ़ ठोस कहलाते हैं। जैसे डस्टर को पकड़ लो, डस्टर को अगर मैं दबाऊंगा इसे तो भी ना तो इसके आकार में परिवर्तन आएगा और ना ही इसकी आयतन में परिवर्तन आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्या है? दृढ़ ठोस है, ठीक है नहीं। तो इसकी परिभाषा याद ही रहेगी। दृढ़ ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य बल लगाने पर ना तो इनके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहलाते हैं? वो दृढ़ ठोस कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे बोल सकते हैं क्या है? लकड़ी का टुकड़ा है, एग्जाम्पल में लकड़ी का टुकड़ा है, और लोहा है या लोहे
का टुकड़ा मान लो आदि, ये क्या है हमारे दृढ़ ठोस है। बात करने में दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर की अगर बात कर दूं मैं तो भाई वो है हमारा प्रत्यास्थ। क्या है? प्रत्यास्थ है। देखो प्रत्यास्थ तुम्हें बहुत पढ़ने को मिलेगा कि प्रत्यास्थ है, ऐसे भी मिल जाएगा कि प्रत्यास्थ वस्तु किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को सुन लो कि प्रत्यास्थ वे वस्तुएं होती हैं जिनमें बाह्य बल लगाने पर इनके आकार और आयतन में परिवर्तन होता है, ठीक है नहीं, और बाह्य बल हटा देने पर पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। वो क्या कहलाती हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं। कुछ आया? एक बार दोबारा सुन लो कि प्रत्यास्थ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें बाह्य बल लगाने पर उनके आकार और आयतन यानी आकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और बाह्य बल हम हटा देंगे, जो बाहर से बल लगाया तो वो हटा देंगे, तो जो पदार्थ है वो उसी अवस्था में आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभी प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। जैसे रबड़ का टुकड़ा देखा है, हाँ, रबड़ को अगर दबाते हैं तो उसका जो आकार यानी आयतन होता है उसमें क्या होती है? चेंजिंग आ जाती है, ठीक है नहीं। और बात करते हैं हथेली है हमारी, हथेली भी क्या है? प्रत्यास्थ है। और बात करते हैं पेट है, वो भी क्या है? हमारा प्रत्यास्थ है। तो भाई यहाँ दो चीज आई थी, क्या? ठोस को कितने भागों में बांटा जाता है? दृढ़ ठोस और एक प्रत्यास्थ में। तो दृढ़ ठोस वो क्या था? जिसमें बाह्य बल लगा रहे थे, तो भाई उसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ठीक है नहीं। प्रत्यास्थ पर बात कही थी, तो प्रत्यास्थ क्या थी? जिनमें बाह्य बल लगाया जा रहा था तो उनके आकार और आयतन में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था, और जब बाह्य बल हटा रहे थे तो क्या हो रहा था? वो अपनी पूर्व अवस्था में जा रहे थे। जैसे पेट को ही पकड़ लो, हथेली पकड़ लो, इसे दबाएंगे तो इसके आयतन में कुछ कमी होगी, ठीक है नहीं, इसका आकार कुछ मतलब कम या ज़्यादा होगा। जैसे रबड़ का टुकड़ा होता है, उसे देख लें, दबा देते हैं तो कुछ, और रबड़ बैंड को ही देख लो, खींच लेते हैं तो उसका जो आकार होता है बढ़ जाता है, ठीक है नहीं, और जब छोड़ देते हैं तो वही क्या हो जाता है? अपनी उसी अवस्था में आ जाता है। तो ये सभी क्या है? हमारी प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा ठोस। देखेंगे इसके बाद द्रव, ठीक है नहीं। बात कर रहे हैं भाई द्रव पर, यानी लिक्विड, कि द्रव पदार्थ किसे कहते हैं। तो भाई द्रव पदार्थ को शायद तुमने सभी ने देखा होगा, दूध तो सभी ने देखा होगा, उसे पीते हैं। हाँ, तो भाई जैसे किसी ने एक छोटे गिलास में पिया, किसी ने किसी बड़े गिलास में पिया है, हाँ, किसी ने बोलने तो टिफिन में पिया। तो भाई इसी को देख करके हम देखेंगे इसकी परिभाषा को बहुत आसान तरीके से। क्या? ठोस, सॉरी ठोस तो हमने देख लिया, द्रव। तो द्रव में क्या लिखेंगे भाई? कि द्रव वे पदार्थ होते हैं द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनमें या जिनका आयतन तो निश्चित, जिनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार पात्र के अनुसार, जो आकार है भाई वो पात्र के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि बदल लेते हैं। द्रव पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात कर दें तो जल है, डीजल है, ठीक है ना, जल है, डीजल है, और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन आदि, और दूध भी कर दो, दूध आदि, ये क्या है? हमारे द्रव पदार्थ है। समझ लो भाई, देखो द्रव पदार्थ, तो द्रव पदार्थ क्या है? तो भाई द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है। आयतन मतलब समझ रहे हो, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने अगर उसे एक गिलास में लिया है तो अगर वो बोल दे तो 250 ग्राम है और एक बाल्टी में रख दिया तो वो ऐसा नहीं कि 10 लीटर हो जाए, नहीं। तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है, बट लेकिन जो आकार है वो पात्र के अनुसार क्या कर लेते हैं? परिवर्तित, यानी कि बदल लेते हैं।
तो वो क्या कहलाते हैं? द्रव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे डीजल है, जल है, मिट्टी का तेल, दूध आदि, ये सब क्या है? हमारे द्रव पदार्थ है। ठीक है नहीं? इसके बाद बात कर रहे हैं भाई किसकी? गैस की बात कर रहे हैं भाई, गैस पर। तो गैस पदार्थ किसे कहते हैं? तो भाई गैस पदार्थ में भाई ना तो इसका आयतन निश्चित होगा और ना ही इसका आकार निश्चित होगा। ठीक है नहीं? तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? गैस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे गैस तो सभी जानते हैं ना, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सभी क्या है? ये गैस पदार्थ है। ठीक है नहीं? परिभाषा लिखेंगे तो क्या होगी भाई इसकी? गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस पदार्थ कहलाते हैं। कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात कर दूं मैं भाई, तो ऑक्सीजन जो कि हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, O2 बोल देते हैं इसे। दूसरे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसे क्या बोल देते हैं हम? CO2। ठीक है ना? हाँ। और हाइड्रोजन यानी कि H2, हाइड्रोजन यानी कि H2। तो आदि ये क्या है? हमारे गैस पदार्थ है। अब बात आई भाई, इसे भी थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि। अब भाई सपोज करो जैसे एक कमरा ही है और कमरे में भाई अगर हमने गैस को छोड़ दिया जाए तो वो कमरे का ही आकार ग्रहण कर ले, ठीक है नहीं? और पूरे में फैल जाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि ना तो इसका आकार निश्चित है और ना ही इसका आयतन, क्योंकि जैसे सिलेंडर में भरी जाती है तो सिलेंडर का ही आकार ग्रहण कर लेती है। ठीक है नहीं? देखी होगी तुमने LPG, वो भी क्या है? गैस है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही इसका आकार। तो गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो भी देखो दूसरा है इसका आंतरिक संरचना के आधार पर पदार्थ। आंतरिक संरचना के आधार पर पदार्थ। तो भी देखेंगे इसमें हम आणविक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव और गैस का वर्गीकरण। ठीक है नहीं? क्या है भाई? वर्गीकरण। ठीक है, ठोस में लिख दिया। देखेंगे भी आणविक संरचना के आधार ठोस, द्रव, गैस का वर्गीकरण। तो सबसे पहले ले लिया भाई हमने ठोस। इसे हमें परिभाषित करना है आणविक संरचना के आधार पर। तो आणविक संरचना के आधार पर इसे कैसे परिभाषित करेंगे कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु अत्यधिक पास होते हैं। ठोस
वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु अत्यधिक पास पास होते हैं। इनके अणुओं के बीच आणविक स्थान यानी कि रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ये एक प्रबल बल के द्वारा क्या होते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं। ठीक है नहीं, तो इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु बहुत पास पास होते हैं, इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इसे समझेंगे हम भाई किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से। जैसे मैं बात कर दूं भाई, देख पा रहे होंगे भाई क्या है ये, इसके भी क्या है, ठोस के अणु है। ये क्या दिख रहा है आपको, अणु है ये ठोस के, ठीक है नहीं। इनके अणु क्या है भाई, काफी पास पास हैं। इनके मध्य भी जो रिक्त स्थान वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है नहीं, बहुत कम है। तो ये जो है एक आकर्षण बल यानी अंतराणविक बल के द्वारा क्या है, आपस में बंधे रहते हैं। ये कहीं किसी को भी छोड़कर नहीं जाते। तो इससे हम कह सकते हैं कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसके अणु जो है भाई वो क्या होते हैं, काफ़ी पास पास यानी बहुत पास पास होते हैं। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे भाई ठोस के बाद गैस पर। क्या है भाई, गैस। तो गैस को भी आणविक संरचना के आधार पर परिभाषित करना है। तो कैसे परिभाषित करेंगे, गैस वे पदार्थ होते हैं जिनमें या जिनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान जो है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इनके अणु जो होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। सॉरी, गैस नहीं, सबसे पहले बात करनी है हमें किस पर, द्रव पर। गैस को हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे। किस पर बात करनी है भाई, द्रव पर। द्रव पर देख लो। तो द्रव में भाई बात करते हैं इसके चित्र को लेकर के। तो भी द्रव के अणु जो होते हैं वो ठोस की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। ठीक है नहीं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, द्रव्य पदार्थ होते हैं जिनमें या जिनके अणुओं के बीच या जिनके अणु ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा उन्हें द्रव पदार्थ कहते हैं। ठीक है नहीं। तो ये इसके किसके आधार पर है, संरचना के आधार पर है। बात कर दूं गैस के आधार पर, तो देखो भी गैस के आधार पर भी गैस के आधार पर, गैस की भाई बात करते हैं संरचना के आधार पर। तो इसमें भाई इसके जो अणु होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। किसके भाई, गैस के अणु जो होते हैं वो ठोस और गैस की अपेक्षा क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। जैसे इसका एक अणु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि गैस वे पदार्थ हैं जिनमें या जिनके अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान का बहुत होता है। तो वो क्या कहलाते हैं, गैस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। तो इसके आधार मैंने भाई तुम्हें आंतरिक और बाह्य संरचना के आधार पर ठोस द्रव गैस का वर्गीकरण बता दिया है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और
जितने भी इसकी बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण कराया था और आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण कराया था, तीनों प्रकार में आपने देख ही लिया होगा कि ठोस के जो अणु होते हैं वो कितनी दूर दूर होते हैं, द्रव के कितनी दूर दूर होते हैं और गैस के कितनी दूर दूर होते हैं। ठीक है नहीं। इसी के बाद मैं बात करता हूँ भाई, इसका ये पार्ट फर्स्ट था इस वीडियो का। और जहाँ कहीं भी अगर आपको किसी टॉपिक में या तो द्रव या ठोस या गैस में कोई भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं और वीडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आती है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें, जिससे आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें।